सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जो विभूतिपाद कहलाता है, के 40वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 40वां सूत्र कहता है, समान जयात ज्वलनम, अर्थात समान के जैसे ज्वलन होता है। जब संयम करता है योगी समान वायु पर, समान प्राण पर, समान नाम की शक्ति पर। समान वायु क्या है? जो हमारे भोजन को जो पच गया है, जो रस उससे निकला है, उस रस का पूरे शरीर में समान रूप से संचार कर देता है। यानी सभी कोशिकाओं को, सभी ऊतकों को, सभी अंगों को वह भोजन जितनी उसकी आवश्यकता होती है उतने के हिसाब से उसके यहाँ वह पहुंचा देता है। यह उसका मुख्य कार्य है। इस वायु का नाम इसलिए समान वायु है। समान वायु का मतलब यह नहीं है कि सबको पंच पंच छटाक पहुंचा देता है, इसलिए क्योंकि जितनी उसको जरूरत होती है उसके हिसाब से उसको पहुंचा देता है। इसके कारण वह समान है। कहीं पर अभाव नहीं होने देता, किसी को दिक्कत नहीं होने देता है। यह वायु हृदय से लेकर के नाभि तक इसका मुख्य स्थान रहता है। हालांकि है तो पूरे शरीर में ही इसका परिभ्रमण, लेकिन यह मुख्य रूप से यहाँ पर इसका डोमिनेशन यहाँ पर है, यहाँ पर इसका आधिपत्य है। तो हृदय से लेकर के नाभि तक इसका आधिपत्य होता है और ये हर जगह पहुंचा देता है सभी रसों को जो भोजन से उसे प्राप्त होते हैं, सभी अंगों को जितनी उसकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार से। अब यहाँ इस तरह की वायु जो कार्य करती है, इसके पीछे बहुत सारे रसायन लगते हैं, बहुत एंजाइम्स लगते हैं, बहुत हार्मोन्स लगते हैं, वे उसको प्रेरित करते हैं, तो वहाँ से जब चलते हैं। और इन सब के पीछे प्राण शक्ति जो काम करती है उसे समान प्राण कहा जाता है। यानी ये ऐसी प्राण शक्ति जो कि इन्हीं चीज़ों को रेगुलेट करती हो, रेगुलेट करके हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को छेड़ देती है जो कि ऐसे को ही उत्पादन में सहायक होता है। हमारे मस्तिष्क में जो ग्रंथि इसके लिए जिम्मेवार होती है और जो अंगों की जो ग्रंथियां, जैसे यकृत ग्रंथि भी है या पेनक्रियाज भी है, ये सब ग्रंथि जो पाचन में प्रयोग होती है, रसों को छोड़ती है, फिर इससे जो भोजन पचता है। किडनी में भी ग्रंथि होती है, वे सब भोजन को पचाने के लिए, उसको सोखने के लिए भी वे सब भी हार्मोन्स निकालते हैं। मस्तिष्क में जैसे एड्रिनल ग्लैंड वहाँ पर है, मस्तिष्क में
भी ग्रंथि होती है, कॉर्टेक्स में है। तो ये सब जो ग्रंथियां हैं वे सब वहाँ सक्रिय होती हैं और ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, और उन हार्मोन्स की वजह से हमारे शरीर में जो रसायन उत्पादन होते हैं वे रसायन क्रिया प्रक्रिया करके ले जाते हैं, सभी अंगों में डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। तो इस पर संयम किया जाता है। तो संयम कैसे करेंगे? हम जब श्वास छोड़ते हैं तो नाभि पर ध्यान देते हैं, जब सांस भरते हैं तो हृदय पर ध्यान देते हैं। तो लगातार जब सांस छोड़ रहे हैं नाभि पीछे जा रही है, सांस भर रहे हैं हमारा सीना आगे आ रहा है, तो उसमें हृदय पर ध्यान चला जाएगा, फेफड़े पर ध्यान चला जाएगा। तो हृदय का जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर के नाभि तक का क्षेत्र में वो लगातार आगे पीछे गतिविधि होते रहती है, ऊपर नीचे गतिविधि होते रहती है। और इस गतिविधि को बहुत बारीकी से निहारना, इस पर ध्यान देना, यह जो है संयम कहलाता है। तो अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें और यहाँ की जो शक्ति है से लेकर नाभि तक की जो शक्ति है उस पर ध्यान देंगे। ये वशिष्ठ प्राणायाम जब करते हैं उस वक्त भी बहुत अच्छा होता है, और जब सरल प्राणायाम करते हैं उस समय भी बहुत बढ़िया होता है। तो इन दोनों प्राणायाम के साथ आप संयम कर सकते हैं। किसी भी आसन पर बैठ जाएंगे जो ध्यान आसन है। तो हालांकि वशिष्ठ प्राणायाम के लिए तो लेटना पड़ता है, उसमें तो लेट करके करते हैं, लेकिन हम ध्यान आसन पर भी बैठ करके इस क्रिया को कर सकते हैं। जब संयम में जय हो जाएगा, जब संयम हमारा सफल हो जाएगा, तब हम समान वायु पर, समान प्राण पर जीत हासिल कर पाएंगे। और इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि पूरा हमारा शरीर प्रदीप्त होने लगता है, यानी चमकने लगता है, तेज से भर जाता है, ओज से भर जाता है। पूरे शरीर में कांति छा जाती है। यह योगी का शरीर दीप्तमान हो जाता है। अब वह अपने उस प्राण शक्ति को, यह जो प्राण शक्ति है, समान प्राण, इसको फोर्स करता है। थोड़ा नाभि में बल लग ही जाता है जब करता है तो, और नाभि में ज्यों बल लगता है तो हम ज़्यादा और शक्ति के साथ उसे बाहर निकालते हैं, यानी प्रश्वास ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और इसको नाभि चलाना भी कहते हैं। तो प्रश्वास पर ज़्यादा बल लगता है, नाभि हमारी चलती है और ऊर्जा जो है ऊपर की ओर आने लगती है, चेहरा चमकने लगता है। और चूंकि समान पर काबू हो गया और समान को ही वितरित करना है भोजन को, इसलिए सभी अंगों को, सभी कोशिकाओं को, सभी ऊतकों को भोजन मिलेगा तो वो चमक ही जाएगा। सामान्य स्थिति में भी समान कोशिश करता है कि सबको मिल जाए, लेकिन क्या होता है कि वह प्रदूषित हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है और उस पर नियंत्रण हमारा नहीं रह जाता है। इसके कारण जितना नाभि को पीछे जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है। नाभि जितना जिसका पीछे जाएगा, इसका मतलब है कि समान वायु पर उसका उतना काबू है। आपको नाभि अधिक से अधिक पीछे ले जाना है। ये किशोरावस्था में आप देखेंगे नाभि अधिक से अधिक पीछे जाती है, इसीलिए
जवानी में चेहरा चमकता है। और जैसे जैसे फिर तोंद निकल जाएगी, वो नाभि पीछे नहीं जाने लगेगी। जो यदि हम अपने कमर को पकड़ सकें अपने मुट्ठे से, तो समझिए हमारा सामान बहुत बढ़िया है। और जितना पकड़ने में जितनी दूरी बढ़ती जाएगी, सामान उतना कमजोर पड़ता जाएगा। सामान को नापने का यह भी एक तरीका है। तो समान वायु के ऊपर आपका नियंत्रण हो, इसके लिए जरूरी है आपकी कमर पतली हो, आपका तोद नहीं हो, वो एकदम सपाट हो। जो ज्यादा उम्र के लोग हैं वे रात को खाना छोड़ सकते हैं अगर तोद निकल गया है तो, या 2 टाइम खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाएं ताकि तोद नहीं निकल सके और समान वायु नियंत्रित रहे। ऐसा होने से क्या होगा, शरीर हल्का लगेगा और सभी अंगों में समान रूप से भोजन का वितरण हो जाएगा और इससे वे दीप्तमान हो जाएंगे, चमकने लगेंगे, उनका मार्जन होता जाएगा और वे स्वस्थ हो जाएंगे। तो वो चमकता क्यों है? जब भोजन गया तो खाली भोजन जाने से ही नहीं होता है, उस भोजन में आग भी लगनी चाहिए, क्योंकि चमक तभी होगी, जलेगा तभी। यानी भोजन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, यानी प्राण शक्ति उसमें होनी चाहिए। तो भोजन तो पहुंचा दिया गया, लेकिन उसमें फायर भी होना चाहिए, तो चेहरा शरीर चमकने लगेगा। तो अग्नि प्रदीप्त करना है, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होगी तो वह जो भोजन पहुंचा है वह अब जलेगा। जलेगा तो हीट और लाइट निकलेगी, वही जो है हमारे चेहरे को चमकाती है। इसीलिए कुछ लोगों का चेहरा बहुत चमकता नजर आता है, तो इसका मतलब है समान वायु बहुत बढ़िया है, प्राण वायु वहां बहुत बढ़िया है। तो सामान पहुंचा दिया, अब प्राण जो है उसको जला दी, तो इसलिए चेहरा चमकने लगता है। तो यही यहां पर यह कहना चाहते हैं कि समान वायु पर जय हो जाने से शरीर चमकने लगता है। जो हमारी बुद्धि है, विवेक है, उसमें भी प्रखरता आ जाती है, क्योंकि वहां भी भोजन पहुंच गया पर्याप्त मात्रा में और वहां फायर हो रहा है, हमारे न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं, तो बहुत तेजी से वे कार्य कर रहे हैं, तो वो चमक रहे हैं। तो उसकी वाणी में चमक, उसके विवेक में चमक, उसकी बुद्धि में चमक, ये सब दिखेंगे। तो वह काफी तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति होगा, प्रत्युत्पन्न मत्ती होता है और बहुत तेजी के साथ वो समस्याओं को हल कर सकता है। तो यह सब समान वायु के ऊपर जय करने से हासिल होता है। तो विवेकवान, बुद्धिमान, कवि, वक्ता, वैज्ञानिक जो हम लोग देखते हैं, तो ये सब वही लोग हैं जिनकी समान वायु बहुत अच्छी होती है। समान वायु नहीं रहने पर वो चमक नहीं आती है, तेज, शौर्य, वीर्य, बल, ये सब इसी से आएगा। तो हर तरह की जो प्रखरता होती है वो समान वायु से ही संभव है। तो इसमें इतना ही। ओम।